हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। मैं मनीष राज, आपका एमआर सर। इलेक्ट्रोस्टैट के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको चार्ज एंड चार्ज की प्रॉपर्टीज को समझाया था। मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में बात किया था। मेनली 3 तरह का होता है मेथड ऑफ चार्जिंग: कंडक्शन, इंडक्शन एंड फ्रिक्शन। कंडक्शन एंड फ्रिक्शन के बारे में हमने डिटेल में बात कर लिया था। इलेक्ट्रोस्टैट के सेकंड लेक्चर में मैं आपको मेथड ऑफ चार्जिंग का इंडक्शन प्रोसेस समझाऊंगा। फिर हम लोग कूलम्ब्स लॉ के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो आइए साहब, इंडक्शन देखते हैं क्या होता है। इंडक्शन क्या होता है? देखो, अपन ने एक लिया इंसुलेटिंग स्टैंड और एक कंडक्टिंग स्फीयर को इस पे रख दिया। कंडक्टर और इंसुलेटर में लास्ट क्लास में मैंने डिफरेंस बता दिया था। कंडक्टर में साहब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है। इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। ध्यान से देखिए यहां पे ये कंडक्टर है साहब, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसा नहीं कि नेगेटिव चार्ज है। नेट चार्ज इसका क्या बोलो? 0। लेकिन ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कहां पे? विद इन द वॉल्यूम घूम रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? अब मैंने एक रॉड लिया। अरे भाई, चार्ज इंड्यूस करने के लिए चार्ज चाहिए होता है, बिना चार्ज का चार्ज इंड्यूस नहीं होगा। तो देखिए ये बेटा पॉजिटिव आयंस, उसके साथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद इन द वॉल्यूम घूम रहे होंगे। अब मैंने क्या करा कि एक लाया इंसुलेटिंग रॉड जिस पे पहले से कुछ Q0 चार्ज रखा था। ये इंसुलेटिंग रॉड है, इस पे Q0 चार्ज रखा हुआ है। क्या रखा हुआ? देखो Q0 चार्ज। जैसे मैं इसको पास लाऊंगा तो आप जानते हैं सेम नेचर के चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये जो पॉजिटिव वाले आयंस थे वो कहीं नहीं जाएंगे। सर ये भी तो पॉजिटिव आयन और ये पॉजिटिव चार्ज, आयंस को रिपेल कर ही नहीं सकते, वो हेवली मासिव है। तो सर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, तो ये क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पे कुछ एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। क्या इस कंडक्टर के जितने इलेक्ट्रॉन थे सब आ जाएंगे क्या? बताओ ना, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज थे सारे अट्रैक्ट होकर पॉजिटिव के पास चले जाएंगे क्या? नहीं। सर क्यों? क्योंकि एक बात बताओ, मान लो कि एक बहुत छोटे छोटे बॉल्स रखे हुए हैं। अब एक छोटा बच्चा जाएगा, बोलो कि बॉल उठा के लाओ, तो कितनी बॉल उठा के लाएगा? जितनी उसकी क्षमता होगी उतनी उठा के लाएगा। मुझे बोलोगे मैं सारा बटोर लाऊंगा। तो ये जो चार्ज है ना Q0, इसको कहते हैं इंड्यूसिंग चार्ज। मान लो फ्री इलेक्ट्रॉन है 50 और इंड्यूसिंग चार्ज तूने एक रखा, मतलब 1 यूनिट के बराबर रखा, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स 50 यूनिट के बराबर है। तो ये सबको अपनी तरफ खींच लेगा क्या? नहीं। तो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते हैं, बट पॉजिटिव नेचर का चार्ज पास लाओगे तो कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे। तो इधर आ जाएगा एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां से जो इलेक्ट्रॉन गए हैं तो यहां पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। तो यहां पे तुम्हें पॉजिटिव चार्ज दिखेगा। ये पॉजिटिव चार्ज कौन है? आयन है क्या? ना, आयंस नहीं है। तो पॉजिटिव चार्ज दिख क्यों रहा है? अरे पॉजिटिव चार्ज बोलते किसको है भाई? इस रीजन से कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए, इलेक्ट्रॉन की इधर कमी हो गई है। तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से हम इधर बोल देते हैं पॉजिटिव चार्ज हो गया, और एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इधर नेगेटिव चार्ज हो गया। अच्छा, मतलब ये चार्ज थोड़े से पोलराइज्ड हो गए। यहां पे मिटा दो, चार्ज तो पोलराइज्ड हो गए। अब ऐसा नहीं है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद इन द वॉल्यूम नहीं होंगे, होंगे। मान लो 50 फ्री इलेक्ट्रॉन से 4 ही यहाँ पे पहुंच पाए, बाकी के फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयन इसके अंदर होंगे। समझ आया? तो इसने क्या किया? पॉजिटिव होने की वजह से, अब ऐसा कह देते हैं लेकिन ऐसा है नहीं, पॉजिटिव होने की वजह से पॉजिटिव को रिपेल किया, ऐसा नहीं था। ये पॉजिटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया। तो यहां पे एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, जिसको नेगेटिव चार्ज कहते हैं। जिस किसी भी बॉडी पे रीजन में एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए उसको पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। जिस रीजन में डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए उसको पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहां पे जो अमाउंट आया है इलेक्ट्रॉन का, निगेटिव जो चार्ज है उसको -Q0 बोल देता हूं। ठीक है, ये था स्टेप 1। इसको लिखने के लिए बोलते बोर्ड में, तो क्या लिखोगे? फर्स्ट, we take an insulating stand and place a conducting sphere which have a large number of electrons which are moving within the volume of a sphere। ये तो खुद लिखना पड़ेगा भाई। फिर है स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या लिखोगे? be placed non-conducting rod which have a charge Q0 which is called inducing charge very near to the sphere। बहुत पास लेके गया हूं मैं, दूर नहीं, बहुत पास लेके गया हूं लेकिन टच नहीं कर रहा हूं। दूर भी नहीं है, ऐसा नहीं यहां से दिखा रहा हूं मैं, पास लेके गया हूं लेकिन टच नहीं कर रहा है। टच करा दूंगा तो ये पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर पे फ्लो कर जाएगा। टच नहीं करा है, ओके सर, टच नहीं करा है, ठीक है। अब स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 देखिएगा, इस रॉड को यहीं रखता हूं मैं जिसपे प्लस Q0 चार्ज है। यहां पे ये इलेक्ट्रॉन यहां पे होगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अब मैंने क्या किया, इसको ग्राउंड कर दिया, ग्राउंडेड।
अर्थिंग जिसको बोलते हैं, अर्थ कर दिया। अर्थ से क्या होगा, अर्थ से चार्ज को मैं एक पाथ दे रहा हूँ फ्लो कर जाने के लिए, चार्ज को एक पाथ दे रहा हूँ फ्लो कर जाने के लिए। अर्थिंग डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोस्टैट में, जो कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ेंगे। अभी तक के लिए तुम यही समझो कि अर्थिंग का मतलब है कि अर्थिंग का जो अर्थ का पोटेंशियल होता है ना, पोटेंशियल होता है ना, वो होता है जीरो। जिसको अर्थ करते हैं, जिस कंडक्टर को भी अर्थ से जोड़ देते हैं, उसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है, पहली बात। अब ये पोटेंशियल जीरो करने के लिए अर्थ को जो करना पड़ेगा करेगा। गलती से बच्चे ये समझ लेते हैं कि जब किसी को भी अर्थ कर देते हैं ना तो चार्ज फ्लो करता है, किधर से किधर करता है, तो बॉडी से ग्राउंड में चला जाता है ना। कई बार ग्राउंड से बॉडी पे चार्ज आता है, तो अर्थिंग का जो मेन कंडीशन है ना कि पोटेंशियल जीरो कर देगा जिसको अर्थ करोगे। मुझे अर्थ से जोड़ दो तो मेरा पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, किसी भी कंडक्टर को अर्थ से जोड़ दो उसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। ये नेसेसरी रिक्वायरमेंट है। अब पोटेंशियल जीरो करने के लिए हो सकता है ये चार्ज को भागना पड़े या इस चार्ज को यहाँ आना पड़े। तो देखो प्लस क्यू की वजह से यहाँ पे प्लस पोटेंशियल आएगा, और उतना ही यहाँ पे माइनस क्यू नॉट चार्ज आ जाएगा, उसकी वजह से माइनस वी पोटेंशियल आएगा। तो इसकी वजह से कुछ प्लस वी पोटेंशियल यहाँ पे डेवलप हो रहा होगा, इसकी वजह से माइनस वी आएगा, तो नेट पोटेंशियल जीरो हो गया। तो ये चार्ज यहाँ से भाग जाएगा। अब सर ये चार्ज भाग आएगा या इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये अलग मैटर है, लेकिन ये वाला चार्ज यहाँ से गायब हो जाएगा। जब ये चार्ज गायब हो जाएगा तो स्टेप 4, स्टेप क्या था, ये स्टेप 3 था। स्टेप 4 में क्या होगा, स्टेप 4 में ये होगा, स्टेप नंबर 4 कि यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज अर्थिंग से गायब हो जाएगा, मैं अर्थिंग को हटा दूंगा, तो यहाँ पे बचेगा तुम्हारा माइनस चार्ज, और ये रॉड रखा हुआ था मैंने प्लस क्यू नॉट का, ये माइनस क्यू नॉट। अब इस रॉड को भी हटा देता हूँ, रॉड को भी हटा लूंगा, तो स्टेप 5 इंसुलेटिंग स्टैंड, यहाँ से चार्ज नीचे जा नहीं सकता है, रॉड को मैंने हटा लिया। अब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए। फिर अब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एटम के जो जितने इधर इलेक्ट्रॉन आए थे उतने पॉजिटिव चार्ज थे वो तो फ्लो कर गए, तो ये एक्स्ट्रा एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ एक्सेस हो गया बॉडी पे। देखो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब बॉडी पे होता है ना, और बॉडी का नेट चार्ज जीरो, तो हम कहते हैं जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स उतने आयन होंगे। यहाँ पे जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने आयन्स तो हैं ही, लेकिन ये वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में आ गए हैं, तो एक्सेस चार्ज हमेशा सरफेस पे रहता है। तो ये जो एक्सेस चार्ज है वो हमेशा कहाँ पे दिखाई देगा, सरफेस पे। अब तुम ये नहीं कह सकते कि इस बॉडी का सारा फ्री इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आ गया, बॉडी का सारा इलेक्ट्रॉन फ्री सरफेस पे नहीं आएगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन आएगा जितना यहाँ पे एक्युमुलेट हुआ था। और यहाँ पे कितना एक्युमुलेट हुआ था उसकी एक लिमिट है, और उसकी वैल्यू अभी धीरे धीरे आप समझेंगे। जो ये इंड्यूस्ड चार्ज है वो माइनस ऑफ क्यू नॉट होगा, वेयर क्यू नॉट इज अ इंड्यूसिंग चार्ज, और ये है इंड्यूस्ड चार्ज। तो इंड्यूस्ड चार्ज इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट में क्रिएट हुआ है, इक्वल अमाउंट एंड अपोजिट इन नेचर। सर हमेशा बराबर आ पाएगा, फिर कभी ज्यादा नहीं हो सकता, नहीं, ये अपनी औकात से ज्यादा चार्ज को कैसे अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ। कम हो सकता है कि हाँ कम हो सकता है। मान लो कि यहाँ पे 50 प्लस क्यू चार्ज आया और फ्री इलेक्ट्रॉन्स 25 ही थे, बहुत लॉजिकल बात बोल रहा हूँ। यहाँ पे 50 पॉजिटिव क्यू चार्ज आया और यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स 25 ही थे, तो फिर क्या होगा, तो 25 ही कर पाएगा, तो अपनी औकात से कम कर पाया, सब इसकी जितनी औकात से उसे कम कर पाया। तो कोई भी चीज़ अपनी औकात के बराबर या उससे कम ही होती है, औकात से ज़्यादा काम नहीं होता है। तो इसकी औकात कितनी थी, क्यू नॉट, तो ये जो क्यू होगा वो कम होगा, इंड्यूस चार्ज कम होगा या इक्वल होगा क्यू नॉट से, याद रखिएगा ये बात। इंड्यूसिंग चार्ज और इंड्यूस चार्ज के बीच में रिलेशन है। अब अपनी भाषा में इसमें कहानी आप ऐड कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए। नेक्स्ट इज कुलम्ब्स लॉ। बेटा कुलम्ब्स लॉ एक्सप्लेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू रेस्ट चार्ज। देखो साहब ये Q1 चार्ज है, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, एक ये Q2 चार्ज है वो भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कुलम्ब्स लॉ डिफाइन करता है। तो सबसे पहली बात इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मतलब वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होगा। तो अपन सबसे पहले डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ये इसको रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा तो रिपल्सन इधर भी तो हो सकता है। मान लो ये सेकंड 2 है, तो ये 2 चार्ज है और ये फर्स्ट चार्ज है, तो इसमें फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू 1 इस डायरेक्शन में। क्या ये चार्ज इस Q2 को इस डायरेक्शन में धक्का दे सकता है क्या? नहीं सर, क्यों? रिपेल ही तो करना है, तो ऐसे रिपेल नहीं कर सकता। अच्छा इधर रिपेल नहीं कर सकता, F21 इसको रिपेल कर रहा है, तो ये इधर रिपेल नहीं कर सकता, F12 ये इस पे इधर धक्का नहीं मार सकता क्या? नहीं। क्यों क्यों नहीं मार सकता? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो नेचर लिखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रल फोर्स? सेंट्रल फोर्स का मतलब होता है कि इन दोनों के बीच में लगने वाला
electrostatic interacting force must be along the line joining between them. ये साहब Q1 Q2 पे फोर्स अपने लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग ही लगाएगा, अपने लाइन ज्वाइनिंग मतलब इनके सेंटर टू सेंटर जो लाइन ज्वाइन करोगे उसी के लाइन के अलॉन्ग लगेगा, इस लाइन के अलॉन्ग ही फोर्स लगेगा इस पे F21। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो गलत समझिए पहले फिर सही सीखिएगा। ये जो Q1 है इस Q2 पे इसी लाइन के अलॉन्ग बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा क्योंकि ये रिपल्सिव है। ये जो Q2 है इस Q1 पे इधर फोर्स लगाएगा F12, ये फोर्स हो गया। तो इन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, यस इट्स फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर, मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्या दोनों अपोजिट डिफरेंट बॉडी पे लग रहा है? यस मैग्नीट्यूड सेम डिफरेंट बॉडी पे लग रहा है, डायरेक्शन अपोजिट, तो लिखेंगे F21 वेक्टर। इट फॉर्म्स एक्शन रिएक्शन पेयर, इट फॉर्म्स एक्शन रिएक्शन पेयर, ये एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है साहब, एक्शन रिएक्शन पेयर ये फॉर्म कर रहा है। क्या आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया? ठीक है। अगर यहाँ पे एक चार्ज को आप रख दो -Q1 और दूसरे को रख दो +Q2, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा अट्रैक्टिव, ये इसको अट्रैक्ट करेगा लेकिन लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग ही अट्रैक्ट करेगा F21 और ये आगे की तरफ लगेगा F12। तो एक दूसरे पे लगने वाला फोर्स सेम मैग्नीट्यूड का होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन पे लगेगा। अब इस फोर्स का डायरेक्शन अपन ने कूलम्ब्स लॉ से देख लिया, ये कूलम्ब्स लॉ ही बताता है, तो डायरेक्शन अपन ने देख लिया, डायरेक्शन की बात कर ली। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स एंड फॉर्म्स एक्शन रिएक्शन पेयर। जो भी हम सीखेंगे उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ लिखते जाएंगे। तो अभी हमने क्या सीखा? डायरेक्शन निकालना सीखा बस। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो सेंट्रल फोर्स है, दो बॉडी के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा उनके सेंटर टू सेंटर मिलाने वाले लाइन के लॉन्ग लगेगा। हो सकता है लाइन के अवे लगेगा अगर दोनों चार्ज निगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो, और लाइन के अलॉन्ग लगेगा एक चार्ज पॉजिटिव और एक निगेटिव हो। तो इस बात को यहां पे स्क्रीन पॉज करके पहले लिखिए, या इसको लिख लिया आपने? ठीक है। अब अपन बात करेंगे इसके मैग्नीट्यूड के बारे में। मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो कूलम्ब कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन सेकेंड पार्टिकल ड्यू टू फर्स्ट का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू सेकेंड, एंड दैट इज प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। दिस लॉ कैनॉट बी प्रूव्ड, cannot be proved. You cannot prove Coulomb's law. Coulomb's law cannot be proved. It can be verified only. इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो Q1 Q2 के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। इसको प्रूव करके दिखाओ। You cannot prove this force. इस Coulomb's law. You can only verify. तुम यहाँ पे एक कूलम्ब का चार्ज रख लो, फोर्स मान लो x आया, यहाँ पे 2 रख लोगे तो 2 और 2 4, तो फोर्स 4x आ जाएगा। 3 रख लोगे तो फोर्स 9x आ जाएगा। 4 रखोगे तो 16x आ जाएगा। यू कैन वेरीफाई ओनली, यू कैन नॉट प्रूव। एंड दिस इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और जो भी दुनिया का फोर्स 1/r² के प्रोपोर्शनल हो उसको कहते हैं फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स क्यों? क्योंकि नीचे है। स्क्वायर क्यों? r² है, और इसी को कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। जो भी फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा वो लॉन्ग डिस्टेंस होता है, लॉन्ग रेंज मतलब दिस फोर्स कैन बी एक्ट अप टू इन्फिनिटी। जैसे कई सारे फोर्सेज होते हैं जो 10 मीटर के बाद नहीं लग सकते। न्यूक्लियर फोर्स आपने पढ़ा होगा, फर्मी मीटर के बाद नहीं लगता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स 10⁻16 मीटर के बाद नहीं एक्ट होता है। तो हर एक फोर्स का रेंज होता है। तो जो भी फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करे उसका रेंज इन्फिनिटी तक होता है। तुम कितनी भी दूर पार्टिकल का रख दो फोर्स लगेगा, भले ही कम लगेगा लेकिन फोर्स लगेगा। और कोई भी फोर्स जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है वो कंजर्वेटिव भी होता है। दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव। तो यहाँ पे 4 बातें आपको मेन समझ में आई। पहला सेंट्रल फोर्स है, दूसरा फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, लॉन्ग रेंज और कंजर्वेटिव। मेडिएटेड बाई, इस फोर्स को मेडिएट कौन करता है? एक कंसेप्ट दिया गया कि जो भी फोर्स एट अ डिस्टेंस होता है, बिना कांटेक्ट के लग जाता है, वो कोई ना कोई एक मेडिएटेड पार्टिकल के थ्रू लगता है। तो अभी तक के लिए इसको समझिए। ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटॉन के थ्रू लगता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स मेसॉन के थ्रू लगता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स बोसॉन के थ्रू लगता है, और ये फोटॉन के थ्रू लगता है। मेडिएटेड बाई फोटॉन्स, फोटॉन से ये मेडिएट होते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज भी अपन लिखते जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। समझ में आया कि नहीं आया? अब इस दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो लिखेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू, वेक्टर हटा दिया तो ये मैग्नीट्यूड ही है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आ जाएगा k
Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के को लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये जो के है इसमें एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी, जिसकी वैल्यू ये इस के को बोला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मीन्स इस दैट वन के दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। यूनिट क्या हो जाएगा बोलो इधर फोर्स, तो न्यूटन आर स्क्वायर आएगा तो मीटर स्क्वायर और बटा कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। एंड इसकी वजह से जो एप्सिलॉन नॉट है ना, ये एयर के लिए अपने लिखा है। अभी ये जो फोर्स आया है वो चार्ज पार्टिकल को एयर मीडियम में रखा है फॉर एयर और वैक्यूम, और वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं क्योंकि पूरे के की वैल्यू ये है, तो एप्सिलॉन नॉट को आप लिख सकते हैं। देखो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई इंटू 9 × 10⁹, इसको नीचे ले गया इसको ऊपर ले गया बस, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाएगी 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एंड इस एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ऑफ फ्री स्पेस। ये परमिटिविटी है फ्री स्पेस का साहब, क्लियर है। इसका मतलब डिफरेंट मीडियम होगा तो फ्री स्पेस का, अगर कोई और मीडियम हुआ तो सेम चार्जेस को अगर आप पानी में रख दे तो सेम चार्जेस क्यू और क्यू लिए अभी हवा में बीच में दीवार बना दिया तो लगने वाला नेट फोर्स जो इस चार्ज पे वो चेंज हो जाएगा। हेंस दिस फोर्स डिपेंड्स अपॉन मीडियम, डिपेंड्स अपॉन मीडियम। साहब ये स्ट्रांगली डिपेंड करता है मीडियम पे स्ट्रांगली डिपेंड करता है। इन अदर मीडियम ये जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा आपका F इज इक्वल टू, ध्यान से सुनिएगा, किसी और मीडियम में मान लीजिए इसको मैं F बोलता हूँ, F0 बोलता हूँ और इसको F1 बोल देता हूँ, F डैश बोल देता हूँ। एयर वाले में F0 बोल दिया इसकी मैग्नीट्यूड को, इसको F डैश बोल दिया, तो F डैश क्या होगा, ये होगा बेटा Q1 Q2 बटा, ये तुम्हारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस के लिए, किसी मीडियम के लिए हो जाएगा एप्सिलॉन, तो 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा, ये रिजल्ट हो जाएगा। एप्सिलॉन क्या होगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, तो क्या बोलेंगे, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये बेटा मीडियम की परमिटिविटी। एफ डैश इज इक्वल टू Q1 Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। अब यहां से ध्यान से समझो, अगर मैं दोनों इक्वेशन को एक बार डिवाइड कर दूं, मेरी मर्जी डिवाइड कर देता हूं, ऊपर में F0 रखो नीचे F डैश रखो, तो यहां पे देखना ढंग से, F0 बटा F डैश इज इक्वल टू, डिवाइड करो Q1 Q2 आर स्क्वायर, Q1 Q2 आर स्क्वायर, 4 पाई कैंसिल होगा, आर स्क्वायर कैंसिल होगा, तो ये एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट नीचे रहेगा, एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है। इस F डैश को भी यहाँ ले जाओ तो इसको तुम लिख सकते हो, सॉरी F डैश को यहाँ ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो F डैश इज इक्वल टू F0, F डैश यहाँ ले आया, यहाँ रहेगा, इसको और इसको दोनों को नीचे ले जाओ, तो ये होगा एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। इसको डिफाइन करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, ये होता है एप्सिलॉन आर, जो एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट होता है, इसको बोल देते हैं अपन रिलेटिव परमिटिविटी, है ना। इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कभी कभी इसको के से भी लिख लेते हैं। और रिलेटिव परमिटिविटी, अब यहाँ पे समझने वाली बात है थोड़ी सी, क्या समझने वाली बात है, ये देखिए, जो फोर्स आएगा आपका F डैश वो F0 बटा एप्सिलॉन आर के इक्वल हो जाएगा। समझने वाली बात ये है कि फ्री स्पेस की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट, किसी दूसरे मीडियम की परमिटिविटी होती है एप्सिलॉन। तो यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी वर्ड डिफाइन होगा, जैसे रिलेटिव डेंसिटी आप देखते हो, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ अ मीडियम डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ अ वाटर के रिस्पेक्ट में हम डिफाइन करते हैं रिलेटिव किसी चीज़ का। ये तुम्हारा हो गया डेंसिटी ऑफ मीडियम बटा डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिफाइन करते हैं आप ऑप्टिक्स में, कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल टू रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसी तरीके से यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी डिफाइन किया है, रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। ये किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी को एयर की परमिटिविटी से डिवाइड कर देंगे तो रिलेटिव परमिटिविटी आ जाएगा। और ये रिलेटिव परमिटिविटी मस्ट बी यूनिट एंड डायमेंशनलेस, यूनिट एंड डायमेंशनलेस। क्यों भाई यूनिट एंड डायमेंशनलेस क्यों होगा, साफ साफ देखिए, ये परमिटिविटी बटा परमिटिविटी, मीडियम बटा एयर, तो ये डायमेंशन कट तो जाएगा ना इसका, ठीक है सर। तो यहाँ पे ये F0 बटा एप्सिलॉन आर
या मैं कह सकता हूँ एफ नॉट बटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। अब ये परमिटिविटी होता क्या है, इसको फिजिकली समझते हैं थोड़ा। तो परमिटिविटी इज नथिंग बट, जैसे मैं एयर की बात करूं तो इस पे फोर्स लगा एफ, तो यहां पे चार्ज की वजह से कुछ फील्ड लाइंस निकल रहा होगा और वो फील्ड लाइंस जाके इस पे फोर्स लगा रहा होगा। अब एयर में इस पे फोर्स लगा एफ नॉट। किसी दूसरे मीडियम की जैसी मैं बात करूं तो इस फोर्स को के से डिवाइड कर दे। रिलेटिव परमिटिविटी का जो वैल्यू होता है के या एप्सिलॉन नॉट ऑलवेज ग्रेटर देन 1, और इसकी वैल्यू प्योर कंडक्टर के लिए हो जाती है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट फॉर कंडक्टर, इनफाइनाइट फॉर कंडक्टर। ये प्योर कंडक्टर के लिए बात करो तो ये इनफाइनाइट हो जाता है। तो यहाँ पे देखना ये एक से बड़ा होगा और एक से बड़े नंबर से डिवाइड करो तो मतलब फोर्स कम हो गया। तो एयर मीडियम में 2 चार्ज पे लगने वाला फोर्स मैक्सिमम होता है। इसको किसी अगर तुम मीडियम में रख दोगे, किसी भी पर्टिकुलर मीडियम में रख दोगे, तो होता क्या है कि मीडियम की परमिटिविटी, देखो वर्ड से पढ़ो, परमिटिविटी को छोड़ो, परमिट वर्ड को पकड़ो। मतलब वो कहता है यहां से कितने फील्ड लाइंस को ये मीडियम परमिट करेगा ताकि इसका फील्ड लाइंस जाके इस पे फोर्स लगाए और इसका फील्ड लाइंस जाके इस पे फोर्स लगाए। कितने फील्ड लाइंस को परमिट कर पाएगा ये, इसको परमिटिविटी के नाम से जानते हैं। अगर परमिटिविटी 1 है तो 1 लाइन, और जितना ज्यादा परमिटिविटी की वैल्यू होगी फील्ड लाइंस को उतना कम अलाउ करेगा। मेरी बात सुनना, उल्टा बात है यहाँ पे थोड़ा सा, जितना ज्यादा परमिटिविटी होगा फील्ड लाइंस को कम अलाउ करेगा। जैसे वाटर की परमिटिविटी होती है आई थिंक शायद 81 या 2, पता नहीं मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो फैक्ट वैल्यूज है वो। तो अगर वाटर की परमिटिविटी मान लो 81 बोलता हूं मैं, तो 2 चार्ज अगर एयर में रखें तो उस पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, 2 चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा F। जैसे उसको पानी में रख दोगे तो F/81 लगेगा। उसकी परमिटिविटी जितना ज्यादा होगी फोर्स उतना कम होगा। मतलब परमिटिविटी को तुम ऐसे याद रख सकते हो कि परमिटिविटी किसी मीडियम का वो कांस्टेंट है जितना गुना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो जाता है अगर उसको एयर से लेकर उसमें रख दिया जाए। अगर एयर में फोर्स F है, किसी मीडियम में रख दोगे तो रिलेटिव परमिटिविटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो एक कांस्टेंट होता है जितना गुना फोर्स को कम कर देता है वो मीडियम में रखने के बाद। ये परमिटिविटी का असल फिजिकल मतलब है। क्या आपको बात समझ में आया यहाँ पे? अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का समझ लीजिए कंसेप्ट, सेंट्रल फोर्स है, एक्शन रिएक्शन फॉर्म करता है, कैन नॉट बी प्रूव्ड, इसको प्रूव नहीं कर सकते हैं, कैन बी वेरीफाई ओनली, फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, लॉन्ग रेंज होता है, कंजर्वेटिव होता है, मेडिएटेड बाय फोटॉन्स होता है, डिपेंड्स अपॉन मीडियम होता है। इतनी बात आपको याद रखना है। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो कूलम्ब्स लॉ है ओनली वैलिड फॉर, ये पता होना चाहिए, ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज एंड स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है साहब। कहते हैं बताओ कूलम्ब्स लॉ क्या बताता है? किसी भी 2 चार्ज के बीच में फोर्स बताता है? कभी भी नहीं। कूलम्ब्स लॉ 2 चार्ज के बीच में फोर्स नहीं बताता। मान लो 2 पेन ले लिया मैंने, 2 रॉड ले लिया, इस पे चार्ज यहाँ से यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया Q, इस पे भी यहाँ से यहाँ तक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया Q। अब दोनों के बीच में फोर्स बताओ, कूलम्ब्स लॉ नहीं लगेगा। कूलम्ब्स लॉ नहीं लगेगा। कूलम्ब्स लॉ कहता है कि आई एम ओनली वैलिड फॉर द पॉइंट चार्जेस और द लाइन चार्जेस। लीनियर चार्ज और पॉइंट चार्ज के लिए ही कूलम्ब्स लॉ वैलिड है। किसी भी रैंडम चार्ज के लिए कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं होता। यू कैन नॉट अप्लाई कूलम्ब्स लॉ फॉर द स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इवन स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी डिस्टेंस के कंपेयर में रेडियस बहुत छोटा है तभी लगा सकते हैं। अगर डिस्टेंस के कंपेयर में रेडियस बहुत बड़ा है, यहां पे 2 स्फीयर को रख दो, इसमें कूलम्ब्स लॉ नहीं लगेगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन खराब हो जाएगा। पॉइंट चार्ज और स्फेरिकल चार्ज के लिए ही कूलम्ब्स लॉ लगता है, वो भी स्फीयर छोटा होना चाहिए डिस्टेंस के कंपेयर में, तब जाके तुम स्फीयर पे जो रखा चार्ज होता है उसको पॉइंट चार्ज मान लेते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लीनियर चार्ज के बीच में कूलम्ब्स लॉ आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। पॉइंट चार्ज और स्फेरिकल चार्ज सिमेट्री के बीच में लगता है। अब एक और नेक्स्ट बात, जब आप ये कूलम्ब्स लॉ लगाओगे तो मैंने जानबूझ के लिखा है स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, स्केलर फॉर्म्स ऑफ लॉ, वही कूलम्ब्स लॉ। स्केलर फॉर्म क्या होता है साहब? तुम एक चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज पे जो फोर्स निकाल रहे हो ना, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो तुम, k q1 q2 by r स्क्वायर। k की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, यही होता है ना, 9 × 10⁹, 3 तो नहीं होता ना, नहीं, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोमीटर। हाँ, इसकी CGS में जरूर वैल्यू, CGS में k जो तुम्हारा है 1/4 π ε0, उसकी वैल्यू होती है 1 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। CGS में इसकी वैल्यू 1 हो जाती है।
अब इस के से और इस के से कंफ्यूज मत होना, ये के मैंने अलग तरीके से लिखा है, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। एप्सिलॉन आर को अपन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस के से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे के से। इसको भी कांस्टेंट के लिखते हैं, इसको भी के लिखते हैं, लेकिन दोनों के अलग है। इस के की वैल्यू होती है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट। इस ऐसे वाला के को हम एप्सिलॉन आर कह रहे हैं। अब मेरी बात सुनिएगा, ये जो स्केलर फॉर्म है ये सिर्फ और सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड बताएगा। बच्चा सवाल नहीं कर पाता है, उसको फॉर्मूला बता दो, सब कुछ बता दो, सब बता दो, लेकिन सवाल नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? उसके अंदर पिक्चर क्लियर ही नहीं कि मुझे करना क्या है, फंडामेंटल्स पता ही नहीं। तुम्हें ये बात समझना पड़ेगा कि जो मैंने अभी पढ़ाया है वो सिर्फ और सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड बता रहा है, डायरेक्शन के बारे में बात ही नहीं करा इसमें मैंने। तो सर डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? बुद्धि से। बुद्धि कैसे? अभी तो बताया ना, या तो सेंटर के अलोंग, लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग, या लाइन ज्वाइनिंग के अबे। पॉजिटिव चार्ज है, सिमिलर चार्ज है तो रिपेल करेंगे लाइन ज्वाइनिंग के अबे, और डिसिमिलर चार्ज है तो अट्रैक्ट करेंगे लाइन ज्वाइनिंग के टुवर्ड्स। दैट्स इट, बहुत सिंपल। मतलब यहां पे सवाल सॉल्व करते समय दो चीजें आपको ध्यान में रखना है। मैग्नीट्यूड कूलम्ब्स लॉ बताएगा, डायरेक्शन बुद्धि से निकालेंगे, अट्रैक्शन और रिपल्सन के कंसेप्ट से निकालेंगे। क्लियर है क्या ये बात? स्क्रीन पॉज के करके बेटा जल्दी से इसको लिखिए। नेक्स्ट इज सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है? इलेक्ट्रोस्टैट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन वन चार्ज पार्टिकल ड्यू टू अदर। एक चार्ज मान लो है -Q0, इस पे इस Q1 की वजह से जो लगने वाला फोर्स है, ये तो कह रहा है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन वन, मतलब इस पे लगने वाला जो फोर्स है पार्टिकल ड्यू टू अदर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द अदर चार्जेस प्रेजेंट नियर बाई और मीडियम। अभी तो पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है, और अभी सुपरपोजिशन थ्योरम कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन वन चार्ज पार्टिकल ड्यू टू अदर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन चार्जेस प्रेजेंट नियर बाई और मीडियम। समझाता हूं मैं, छोड़। मान लो ये Q1 चार्ज है, ये -Q0, बताओ इसमें दोस्ती है कि दुश्मनी है? अट्रैक्शन होगा सर, अपोजिट चार्जेस है, मतलब इसमें अट्रैक्शन हो रहा है इसकी तरफ F1 से। ये जो चार्ज है Q1, इसको पता है कि मैंने इसको अट्रैक्ट किया हुआ है, इसके जीवन में मेरे लिए अट्रैक्शन है, वो अट्रैक्शन F1 का है, और इसके जीवन में और कोई नहीं है। इसको पता है कि मैंने इसको F1 से अट्रैक्ट किया हुआ है, मेरे लिए इसका अट्रैक्शन F1 है, बात खत्म। और सच में इसके जीवन में कोई नहीं था, लेकिन अचानक से किसी दिन इसके जीवन में कोई आ गया Q2, और इसने बोला कि आओ मेरी तरफ। इसने इसको अट्रैक्ट किया और ये हो भी गया। इंसानों की तरह ईमानदार नहीं होते हैं चार्जेस, ये इसके लिए अट्रैक्ट हो भी गया। और खास बात तो ये है कि साहब को पता भी नहीं चला। ये सुपरपोजिशन थ्योरम है, ये इसके लिए भी खुद अट्रैक्शन शो कर दिया, बोला कि हाँ मैं आना चाहती हूँ तुम्हारे पास F2 से, मैं इस तरफ अट्रैक्ट हो रही हूँ। और Q1 को पता नहीं चला, क्यों? क्योंकि इधर से अट्रैक्ट होने की वजह से इसके अट्रैक्शन में कोई कमी नहीं आया। अब ये नहीं था तो Q0 कितने से अट्रैक्ट हो रहा था? F1 से। जब ये है तो इस Q1 से कितने से अट्रैक्ट हो रहा है? F1 से। ये तो कह रहा है, कहां कोई खास बात कह है? ये कह रहा है कि जब इसके जीवन में कोई नहीं था तो भी इसके लिए इसके पास अट्रैक्शन था F1 का। जब इसके जीवन में ये आ गया तो भी इसके लिए अट्रैक्शन इतना ही रखा, इसको पता ही नहीं चला। और मान लो कोई तीसरा भी आ गया, ये भी कह रहा है मेरे लिए आओ इधर, इसके लिए भी अट्रैक्ट हो गया। लेकिन जब ये इसके लिए अट्रैक्ट हुआ F3 से, तो इसके अट्रैक्शन में कोई कमी नहीं रखा, इसके भी अट्रैक्शन में कोई कमी नहीं रखा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे इन F2 F3 हो या ना हो। ये कहता है सुपरपोजिशन थ्योरम। तो सर वो मीडियम वाली बात बताओ, मीडियम वाली बात बताता हूं। अभी इससे पहले जो आपने पढ़ा था वो पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन मीडियम। मेरी बात सुनिएगा जो मैं लिख रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल डिपेंड्स ऑन मीडियम। किसी एक चार्ज पे लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन मीडियम, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू अदर does not depends upon medium. But electrostatic force, अरे क्या कर दिया यार, but electrostatic force on one charge particle due to other, हाँ does not, सही तो लिखा है, does not depends upon medium। समझाता हूं, किसी एक चार्ज पे लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस पे लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
ये आसपास के चार्जेस पे डिपेंड नहीं कर रहा था? कर रहा था। जब अकेला ये था तो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था F1। जब ये भी होगा तो इस चार्ज पे लगने वाला नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसका वेक्टर सम आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, इस चार्ज पार्टिकल पे कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो मीडियम पे और नियर बाई चार्जेस पे डिपेंड करता है। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन दिस ड्यू टू दिस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मीडियम और अदर चार्जेस। एक की वजह से दूसरे पे लगने वाला जो फोर्स है ना, एक चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स है ना, इसके जीवन में, इन दोनों के जीवन में जितना प्यार था, जितना अट्रैक्शन था, इनके होने और ना होने पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब देखो इसकी टैलेंट देखो, ये इसकी तरफ भी उतना ही सा अट्रैक्शन करता रहा, इसके जीवन में कोई नहीं था तब भी, और इसके जीवन में 4 लोग आ गए तो भी इस अट्रैक्शन इतना ही शो करता रहा। ये अब नेट अट्रैक्शन तो इसका चेंज हुआ, इसका नेट, इसके जीवन में नेट अट्रैक्शन तो इधर भी है, तो इसके होने से नेट फोर्स तो डिपेंड करता है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन मीडियम। अगर तुमसे लिखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन मीडियम, बोलोगे यस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन मीडियम, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन वन चार्जेस ड्यू टू अदर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मीडियम। क्लियर है ये बात? नेट फोर्स ऑन वन चार्ज पार्टिकल इज अ वेक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दैट चार्ज पार्टिकल। अब इस पे नेट फोर्स कितना लगा है, एफ नेट, वो कैसे निकालेंगे? वो वेक्टर सम होगा F1 का, F2 का प्लस F3 का, ये नेट फोर्स आएगा। तो ये है सुपरपोजिशन थ्योरम। क्या अच्छे से विजुअलाइज हुआ? स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसको कूलम्ब्स लॉ यूज करके अपन कैलकुलेट करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। फाइंड मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड एट 1 मीटर। चार्ज तो बताई नहीं, क्या पूछ रहे हैं? फाइंड मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 चार्ज। तो चार्ज की वैल्यू कहां बताया? बिटवीन 2 चार्ज प्लेस्ड एट 1 मीटर। जैसे ही सवाल बच्चे के सामने आता है, बच्चा कहता है सर चार्ज तो पता ही नहीं है। बेटा मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिनिमम पॉसिबल चार्ज के बीच एग्जिस्ट करेगा, और मिनिमम पॉसिबल चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो यहां पे मान लीजिए प्लस ही चार्ज है और 1 मीटर डिस्टेंस पे दूसरा प्लस ही चार्ज है, तो इस पे के बीच जो फोर्स एग्जिस्ट करेगा वो मिनिमम होगा। अरे फोर्स मिनिमम मतलब चार्ज मिनिमम। तो एफ मिनिमम क्या हो जाएगा तुम्हारा? के ई स्क्वायर बटा 1 का होल स्क्वायर। 1 मतलब ऐसा यूनिट में 1 मीटर का होल स्क्वायर 1 ही होगा, तो सिंपल के ई स्क्वायर आ जाएगा आंसर। के की वैल्यू आप जानते हो 9 × 10⁻⁹ और ई की वैल्यू हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर। ये एकदम सिंपल सवाल था। अब मान लीजिए एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, बहुत छोटे छोटे सवाल करेंगे, इससे सीखेंगे। पहले उसके कॉर्नर पे प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। किसी एक इस प्लस क्यू चार्ज पे नेट फोर्स बताइए कितना ड्यू टू दीज 2 चार्जेस। तो जब तुम एक फोर्स की वजह से इस पे, एक चार्ज की वजह से इस पे फोर्स लिख रहे होगे, तो सुपरपोजिशन थ्योरम कहता है कि इसको भूल जाओ। जब तुम इनके बीच का रिलेशन देख रहे हो ना, तो इन्हीं पे फोकस करो। इसके होने से, इन दोनों के बीच के फोर्सेस पे, अट्रैक्शन पे, रिपल्सन पे, इसके होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये प्लस तो ये रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में कुछ एफ फोर्स से। इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड लेंथ एल है, तो ये फोर्स होगा F = K Q² / L²। इसकी वजह से जो इस पे फोर्स लगेगा, इसके लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग लगेगा, और वो साहब हो जाएगा आपका K Q² / L²। एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। तो नेट फोर्स साहब क्या होगा? तो साहब नेट फोर्स हो जाएगा F net = 2 सेम अमाउंट का फोर्स 60 डिग्री पे लग रहा होगा, तो इसका रिजल्टेंट आप लिखेंगे 2F cos θ/2। ये मैं फॉर्मूला बता देता हूँ जनरलाइज। सेम अमाउंट का जब कोई वेक्टर हो थीटा एंगल पे, तो रिजल्टेंट उसका ऐसे लिखते हैं। तो 2F की वैल्यू बोलो, K Q² / L²। कुछ समझदार बच्चों के सीधा √3 लगा दो सर, सही बोल रहे हो। 60/2 30, cos 30 √3/2, तो √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल। आंसर बताओ क्या हो गया? √3 K Q² / L²। तो तुम्हें याद होना चाहिए कि 2 सेम मैग्नीट्यूड का अगर वेक्टर लग रहा हो 0 डिग्री पे, तो रिजल्टेंट होता है 2F। 60 डिग्री पे तो √3, 90 डिग्री पे √2, 120 डिग्री पे F। F + F = F व्हेन F and F एक्टिंग एट एन एंगल 120 डिग्री और 180 डिग्री पे 0। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। बहुत छोटे छोटे सवाल कराऊंगा, लेकिन पेशेंटली थोड़ा सीख लो। अच्छे सवाल भी कराऊंगा। ये L साइड लेंथ का एक स्क्वायर है, इस पे चार्ज रखा Q, इस पे रखा Q, इस पे रखा Q, और इस पे रखा मैंने प्लस कैपिटल Q। इस पे नेट फोर्स बताइए क्या होगा? फिर से सुपरपोजिशन थ्योरम यूज करेंगे। सुपरपोजिशन थ्योरम कहता है कि सर इसकी वजह से जो इस पे फोर्स आएगा वो रिपल्सिव होगा, और इन दोनों के होने ना होने पे डिपेंड नहीं करता। इसकी वजह से उतना ही फोर्स इधर आएगा। ये फोर्स होगा K Q Q / L²। ये तो है फॉर्मूला।
और एंगल इन दोनों के बीच का क्या होगा 90 डिग्री। तो सर इन दोनों का रिजल्टेंट, इस f और f का रिजल्टेंट इधर आएगा, बीच में आएगा और वो √2f आएगा। तो क्या ये आंसर हो जाएगा क्या? नहीं, जरा रुको, सब्र तो करो। ये फोर्स और ये फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम था, क्योंकि ये q l डिस्टेंस पे और ये भी q l डिस्टेंस पे। बट साहब एक और चार्ज है जो इस डायरेक्शन में इसको रिपेल करे, और वो डायरेक्शन एक्जैक्टली इसके लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग होगा, और वो एक्जैक्टली बीच में होगा। और इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होने से इन दोनों का रिजल्टेंट भी बीच में आएगा, √2f। f की वैल्यू ये रही। तो ये f0 बोल देता हूँ, जो कि ये वाला चार्ज लगा है, ये कितना लगाएगा? तो बेटा डिस्टेंस होगा ये l, तो ये हो जाएगा तेरा √2l। तो नेट फोर्स बोल k, ये चार्ज q, ये चार्ज कैपिटल Q बटा √2l का होल स्क्वायर मतलब 2l²। अब यहाँ पे जब तुम नेट फोर्स लिखोगे तो f नेट हो जाएगा √2 √2f मतलब √2k q/l²। ये देखो k q/l²। तो एक काम करो ना, नेट फोर्स में ये k q कैपिटल Q/l² को बाहर निकाल दो। यहाँ पे क्या है टर्म? यहाँ पे टर्म है तुम्हारा ये रूट, ये वाला टर्म यहाँ पे चिपकेगा √2 और यहाँ पे 1/2। तो ऐसे कर दो √2 + 1/2, ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ये बहुत आसान सवाल है। अच्छा ये देखो, एक q1 चार्ज है, ये q2 चार्ज है। फोर्स बिटवीन देम इज f0। नाउ सेम चार्ज इज प्लेस्ड ऑन अ स्फीयर, देन फोर्स बिटवीन देम विल बी if रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज कंपेरेबल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये r डिस्टेंस के कंपेरेबल है, ये रेडियस ऑफ इक्वल नहीं है, कंपेरेबल है। तो अब उनके बीच का फोर्स क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना, ये पॉइंट चार्ज है, ये क्या है? पॉइंट चार्ज है। अब इसको स्फीयर पे रख दो। जब स्फीयर पे रखोगे तो r रेडियस के स्फीयर पे रखोगे, ये r रेडियस का स्फीयर है और कंडक्टिंग स्फीयर है। कुछ ना लिखा हो तो कंडक्टिंग ही मानेंगे, है ना। या लिख देता हूं मैं ऑन कंडक्टिंग। तो होगा क्या, ये +q और +q पॉइंट चार्ज था, तो एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड था, उनके बीच की डिस्टेंस r थी। अभी भी इनके बीच की डिस्टेंस r है, अभी भी इनके बीच की डिस्टेंस r है, लेकिन अब चार्जेस को स्फीयर पे रख दिया। कंडक्टिंग स्फीयर पे रखने की वजह से ये भाग सकता है, मतलब कंडक्टर चार्जेस को मूव करने के लिए अलाउ करता है। और ये +q और ये +q एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो चार्जेस इस कॉर्नर पे आ जाएंगे। अब इस कॉर्नर पे आ जाने की वजह से जो इफेक्टिव डिस्टेंस होगा चार्ज के बीच में वो ज़्यादा होगा पहले के कंपेयर में, तो फोर्स कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, ये जो फोर्स F लग रहा होगा वो कम होगा f0 के कंपेयर में। और सेम यही सवाल में अगर ये q1 पॉजिटिव होता और q2 निगेटिव होता, तो मान लो फोर्स F0 है। अब इसको स्फीयर पे रखोगे तो ये पॉजिटिव या निगेटिव अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे निगेटिव, तो इफेक्टिव डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। क्या आपको ये कहानी समझ में आई? स्क्रीन पॉज करके अच्छे से लिखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा। देखिए सवाल, 2 पॉइंट चार्ज ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। 2 पॉइंट चार्ज है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन नेचर अपोजिट है, -q + q कह सकते हैं। मूविंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल R। कैपिटल R रेडियस के सर्कल पे दोनों मूव कर रहे हैं। मूविंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल R ड्यू टू देयर म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। देन फाइंड इट्स स्पीड। तो इसकी स्पीड क्या होगी? बढ़िया सवाल है। ऐसा है कि इस -q और +q को किसी डिस्टेंस पे रखा अपन ने यहाँ पे, है ना, उसको कुछ v स्पीड दिया, और उस स्पीड के जो v स्पीड मैंने इसको भी दिया और इसको भी दिया, इस स्पीड के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा नहीं, डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो इस q चार्ज पार्टिकल के डायरेक्शन को चेंज करा, तो ये जब यहाँ पहुंचा तो ये यहाँ पहुंचा, तो फिर से ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो दोनों के सेंटर के ज्वाइनिंग के लॉन्ग लगेगा, तो भी इसका डायरेक्शन ही चेंज होगा। थोड़ी देर बाद ये यहाँ पहुंचा तो ये यहाँ पहुंचा, सेम स्पीड से चल रहा था। जब ये यहाँ पहुंचा, ये वाला -q यहाँ पहुंचा तो +q यहाँ पहुंचा। अभी भी ये इधर चल रहा था, ये इधर चल रहा था, इनके लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग फोर्स लग रहा था। मतलब ये फोर्स कैसा है? सेंट्रल फोर्स हो गया, मतलब सेंटर की तरफ है। सेंटर की तरफ है तो सेंट्रीपिटल हो गया। और मान लो ये चार्ज पार्टिकल v स्पीड से चल रहा है, तो इसको सर्कुलर पाथ में v स्पीड से r रेडियस के सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए जो फोर्स चाहिए वो चाहिए होता है बेटा mv²/r। और ये दे कौन रहा है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दे रहा है और एग्जैक्टली सेंटर की तरफ लग के दे रहा है। देखो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो बस यहाँ पे एक लॉजिक है, ध्यान दीजिएगा, k स्मॉल q का होल स्क्वायर। देखो q। अब देख, हाँ यही मैं समझाना चाह रहा था। माइनस की वजह से माइनस मत लिख देना, अपन इसकी मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो माइनस मत लिखना, यहाँ पे प्लस ही आएगा, प्लस ही आएगा, कभी माइनस मत लिखना। ये माइनस हो तो यहाँ माइनस मत लिखना, बच्चा यहाँ पे गलती करता है। मैं मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, डायरेक्शन बुद्धि से निकाल लिया किधर आएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रहा हूँ।
तो चार्ज प्लस हो या माइनस हो, कूलम्ब्स लॉ के फॉर्मूले में उसको प्लस में लिखना है। ध्यान से सुनना फिर से, चार्ज प्लस हो या माइनस हो, कूलम्ब्स लॉ के फॉर्मूले में उसको प्लस ही लिखना है। मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन बुद्धि से देखेंगे। बोल के क्यू क्या होगा, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा किसी भी इंस्टेंट पे, 2r, तो ये हो जाएगा साहब 4r का होल स्क्वायर। यहाँ से r और ये r स्क्वायर कैंसिल होगा बेटा, तो ये r आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू इज नथिंग बट m नीचे, तो के क्यू स्क्वायर बाई 4mr, दैट्स इज आंसर। अब ये सवाल कई लैंग्वेज में पूछ लेते हैं। ये सवाल ऐसे भी पूछ लेते हैं बेटा, 3 चार्ज पार्टिकल है, क्यू 3 चार्ज पार्टिकल से तो ये सवाल नहीं बनेगा यार। क्यों? क्योंकि 3 चार्ज पार्टिकल का नेट फोर्स सेंटर की तरफ नहीं आएगा, अट्रैक्टिव रिपल्सिव हो जाएगा। तो ये ग्रेविटेशन में बेटा बनता है सवाल। ग्रेविटेशन में ऐसा सवाल बनता है। ग्रेविटेशन में कैसा बनता है कि ग्रेविटेशन में बोलते हैं 3 मास है साहब, m और m, तीनों ही म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से r रेडियस का सर्कल के घूम रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। और इसका रीजन भी मैंने बताया था कि चार्ज 2 टाइप के होते हैं, प्लस और माइनस, इसलिए फोर्स 2 तरह का होगा, अट्रैक्शन और रिपल्सन। ग्रेविटेशनल फोर्स में सिर्फ अट्रैक्शन होता है क्योंकि मास एक ही तरह का होता है, प्लस। तो ऐसा पूछ देते हैं सवाल, तो फिर आपको बुद्धि से करना होता है कि इसमें नेट फोर्स इधर लगेगा और इसे सेंट्रीपिटल फोर्स आर के टर्म्स में देखेंगे, लेकिन नेट फोर्स में ऐसे डिस्टेंस देखते हैं। तो ये ग्रेविटेशन का सवाल हो गया, अपने यहाँ डिस्कस क्यों करें, ठीक है ना, ग्रेविटेशन का सवाल है। चलो इलेक्ट्रोस्टैट का एक बढ़िया सवाल कराता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैट का बढ़िया सवाल देखना बेटा। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, जिसका मास है कैपिटल M और ये फिक्स्ड है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, ये फिक्स्ड है। यहाँ पे एक और छोटा ब्लॉक रखा है मैंने, इस पे चार्ज है कैपिटल Q, एक छोटा ब्लॉक रखा है, इस पे इसका मास है स्मॉल m और चार्ज है Q। इसको कितने मिनिमम डिस्टेंस पे रख सकता हूँ विदाउट स्लिपिंग? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, ये फिक्स्ड है लेकिन ये फ्री है। इसको कितने मिनिमम डिस्टेंस पे रख सकता हूँ? बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे रखूँगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन बहुत पास रखूँगा ना तो क्या होगा, ये प्लस Q चार्ज और इस पर प्लस Q छोटा चार्ज, ये इसको रिपेल कर रहा है बाहर की तरफ। जैसे ही बाहर की तरफ रिपेल करेगा तो बाहर की तरफ इस पर स्लाइड करने की टेंडेंसी डेवलप करेगा। तो फ्रिक्शन इसको पीछे आगे जाने से रोकेगा, पीछे लग के। मान लो बहुत यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ पे आगे जाने की टेंडेंसी ऑफ मोशन बहुत कम है, तो फ्रिक्शन कम लग के रोक लेगा। थोड़ा पास लाओगे तो ये वाला रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा, तो फ्रिक्शन भी सेल्फ एडजस्टेबल होता है। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, फ्रिक्शन फोर्स इज सेल्फ एडजस्टेबल। तो फ्रिक्शन फोर्स की स्टैटिक वैल्यू अपने आप को बढ़ा लेगा और इसको रोक लेगा। और पास लाओगे तो और ज़्यादा ये फोर्स बढ़ेगा, तो और ये रोक लेगा। अब यहाँ पे एक लिमिट होता है, इस लिमिट से ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं लग सकता, तो इस लिमिटिंग वैल्यू तक इसको बैलेंस कर लेगा। इससे थोड़ा भी पास रखोगे तो ये रेस्ट में नहीं रहेगा। तो ये मिनिमम डिस्टेंस बताओ जहाँ पे ये रेस्ट में रह सके। तो मिनिमम डिस्टेंस देखो कैसे निकालेंगे, एफ आर लिमिटिंग इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, और ये हो जाएगा तुम्हारा म्यू स्मॉल एम जी, नॉर्मल ऊपर एम जी नीचे, ये जानते होगे तुम। और ये फोर्स एफ इज इक्वल टू होगा के क्यू कैपिटल क्यू बटा डी मिनिमम का होल स्क्वायर, डी मिनिमम का होल स्क्वायर। इन दोनों को बराबर कर दो और यहाँ से डी मिनिमम कैलकुलेट कर लो। इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। क्लियर है क्या? समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा प्लीज। फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल क्यू। इस कैपिटल क्यू पे नेट फोर्स बताओ कितना होगा। तो इस कैपिटल क्यू पे नेट फोर्स कैसे निकालोगे देखना ध्यान से। ये वाला चार्ज पार्टिकल इसको रिपेल करेगा तो F1 फोर्स लगाएगा, ये भी रिपेल करेगा तो F2 फोर्स लगाएगा, ये भी रिपेल करेगा तो F3 फोर्स लगाएगा। तो मैं डायरेक्शन देख रहा हूँ अभी। अगर ये प्लस माइनस होता तो डायरेक्शन पहले डिसाइड कर लेता। फॉर्मूले में कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला लगाता तो प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब मैं नेट फोर्स निकालूंगा तो F1 की वजह से जो फोर्स आएगा F नेट, वो जाएगा तुम्हारा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 एंड सो ऑन। इसकी वजह से जो नेट फोर्स आएगा वो आएगा तुम्हारा K कैपिटल Q स्मॉल Q बटा 1 का होल स्क्वायर, प्लस इसकी वजह से जो फोर्स आएगा होगा K कैपिटल Q स्मॉल Q बटा 2 का होल स्क्वायर 4, मतलब ये 1 का होल स्क्वायर 1 ही रहने दो, 2 का होल स्क्वायर 4, प्लस K कैपिटल Q स्मॉल Q 4 का होल स्क्वायर 16, प्लस K कैपिटल Q स्मॉल Q 8 का होल स्क्वायर 64 एंड सो ऑन। यहां से आप K कैपिटल Q स्मॉल Q को बाहर निकाल लो। K कैपिटल Q स्मॉल Q को क्या करो, बाहर निकाल लो। तो यहाँ पे टर्म बचेगा तुम्हारा 1, प्लस ये टर्म बचेगा 1/4, प्लस ये टर्म बचेगा 1/16, प्लस ये टर्म हो जाएगा 1/64 एंड सो ऑन। देखोगे ये तो बाहर निकल गया कॉमन, ये बन रहा है तुम्हारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी सीरीज। इस जीपी सीरीज का फर्स्ट टर्म है 1 एंड कॉमन रेशियो इज 1/4। जब आप इसको सम करोगे तो एफ नेट जब आप लिखोगे तो के क्यू क्यू बाहर रखो, फर्स्ट टर्म तुम्हारा है 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो 1/4।
1 माइनस 1/4, 4 माइनस 1 3/4, तो 3 ऊपर चला जाएगा। तो नेट फोर्स आएगा आपका, सॉरी 4 माइनस 1 3 और ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4kq/3, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आएगा। अब इसमें एक बढ़िया सवाल बनता है इसके वेरिएशन से, यहाँ पे चार्जेस को अल्टरनेट रख देते हैं, प्लस माइनस। देखो एक प्लस क्यू चार्ज लिया अपन ने मेन, यहाँ पे चार्ज रखा माइनस क्यू, फिर रखा प्लस क्यू, फिर रखा माइनस क्यू, फिर रखा प्लस क्यू एंड सो ऑन। अब यहाँ पे नेट फोर्स निकालते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। कैसे? इस माइनस क्यू की वजह से फोर्स आएगा इधर F1, इस प्लस क्यू की वजह से आगे जाएगा, रिपल्सिव होगा, पीछे होगा रिपल्सिव फोर्स, इसके वजह से अट्रैक्टिव। तो जितने भी F1 F3 F5 होंगे ये सारे अट्रैक्टिव, और F2 F4 F6 होंगे ये सारे रिपल्सिव। तो आपको कुछ नहीं करना है, जब आप नेट फोर्स लिखेंगे तो आप एक लॉजिक लगाएंगे कि ये सारे आगे मतलब पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो टर्म लिखोगे तो सेम यही टर्म मिलेगा, सेम मिलेगा, के क्यू कैपिटल क्यू बटा 1, यहाँ माइनस आ जाएगा, के क्यू क्यू कैपिटल क्यू बाई 4, फिर आएगा प्लस के क्यू क्यू बाई 16, फिर आएगा माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई 64। तो प्लस माइनस का एक टर्म आएगा। ऐसे जब मैं के क्यू क्यू को बाहर निकाल दूंगा, के क्यू कैपिटल क्यू को बाहर निकाल दूंगा, तो ये आएगा आपका 1 माइनस 1/4 प्लस 1/16 माइनस 1/64। अब इसका सम निकालो क्या होगा। तो बेटा ये भी जीपी सीरीज है, बट इसका कॉमन रेशियो होगा -1/4। कॉमन रेशियो कैसे देखते हैं, तो कोई भी टर्म उठाओ उससे पहले वाले से डिवाइड कर दो, ये उठाओ इसके पहले वाले से डिवाइड कर दो, -1/4 आ जाएगा। अब -1/4 यही टर्म यूज करोगे, सम करोगे, एक लाइन में तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ कैलकुलेशन करने के लिए, 1 माइनस -1/4 तो प्लस हो जाएगा ये, तो 5 नीचे और 4 ऊपर, तो ये तेरा आंसर आएगा 4kq/5। और ये तुम्हें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तुम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो। सर ऐसे कैसे? लॉजिक से सोचो, नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड इसमें ज़्यादा होगा या इसमें ज़्यादा होगा? नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड इसमें ज़्यादा होगा। कैसे? क्योंकि सारे ऐड हो रहे हैं, तो ये एक से ईज जितना फोर्स लगाएगा ना के क्यू क्यू, इससे ज़्यादा आना चाहिए। तो देखो 4kq/3, देखो एक से ज़्यादा है, और यहाँ पे एक इधर लगाया, एक सब्ट्रैक्ट हुआ, एक आगे तो एक पीछे, एक आगे एक पीछे, तो नेट फोर्स जो होगा वो कम होगा। देखो 4/5, 5 डिनोमिनेटर में कम आया है। क्या आपको बहुत अच्छे से ये कंसेप्ट समझ आया? स्क्रीन पॉज करके ढंग से लिखिए इसको। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, एक बढ़िया सवाल है। एक चार्ज लिया अपन ने चलो ऐसे देखते हैं, एक स्क्वायर है, यहाँ पे चार्ज है क्यू, यहाँ पे चार्ज है कैपिटल क्यू, यहाँ पे चार्ज है कैपिटल क्यू, ठीक है ना। फाइंड वैल्यू ऑफ कैपिटल क्यू, फाइंड कैपिटल क्यू सो दैट नेट फोर्स ऑन कैपिटल क्यू इज 0। बढ़िया सवाल है। इस कैपिटल क्यू की वैल्यू कितनी होगी कि सो दैट नेट फोर्स ऑन दिस कैपिटल क्यू इज 0। इस कैपिटल क्यू पे नेट फोर्स 0 लगे। तो ध्यान से सुनना बेटा अच्छे से। इस फोर्स पे अगर कैपिटल क्यू पे बात करेंगे, है ना, इस पे बात करेंगे, अगर इसको प्लस मान ले अपन, प्लस मान ले, तो ये वही सेम चार्ज है, इसको क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। तो पक्की बात है ये इसको क्या करना चाहिए, अट्रैक्ट, और अट्रैक्ट तभी करेगा जब ये निगेटिव होगा। तो नेचर तो अपने निकाल लिया, ये प्लस क्यू सेम है, ये स्मॉल क्यू सेम है, तो ये वाला इसको रिपेल करेगा। ये दोनों अपनी अपनी तरफ F फोर्स से इसको करेंगे अट्रैक्ट, और ये मान लो F0 है। तो पहले F फोर्स की वैल्यू बोलो क्या होगा। तो इनका बीच में डिस्टेंस L, ये स्मॉल क्यू, ये कैपिटल क्यू, तो लिखेंगे K स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बटा डिस्टेंस बिटवीन देम L², ये फोर्स आएगा, ठीक है ना, ये फोर्स आ गया आपका। और F0 क्या आ जाएगा, F0 आ जाएगा K क्यू कैपिटल क्यू बाई 2L², क्योंकि ये डिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारा √2L। ठीक है सर, समझ आ गया। अब ध्यान से देखो, अगर इस कैपिटल क्यू का तुम फोटो बनाओ तो यहां से ये F और ये F दोनों मिलकर इधर फोर्स लगाएगा √2F, और ये F0 उधर है, तो √2F मस्ट बी इक्वल टू F0 सो दैट नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। अब यहां से √2F की वैल्यू बोलो, √2F की वैल्यू बोलो, तो निकाल लिया अपन ने K क्यू कैपिटल क्यू बटा L² इज इक्वल टू F0 की वैल्यू बोलो, तो F0 भी निकाल लिया, K क्यू, अच्छा एक कुछ गड़बड़ किया मैंने, यहाँ से इसके बीच में फोर्स लिखेंगे तो कैपिटल क्यू इंटू कैपिटल क्यू आएगा बटा 2L²। अरे कैपिटल क्यू है ना, 2L²। अब देखो L² से L² कैंसिल होगा, और के क्यू से ये के क्यू कैंसिल होगा, तो ये तुम्हारा √2Q इज इक्वल टू Q/2, तो स्मॉल q इज इक्वल टू आ जाएगा -Q/2√2। अचानक से माइनस कहाँ से लगा दिया सर? अचानक से नहीं लगाया था, पहले ही डिसाइड किया था एक माइनस होगा। अचानक से कहाँ लगाया यार, पहले ही डिसाइड किया था एक माइनस होगा। क्यों होगा ये मैंने आपको समझाया क्यों होगा, कहानी समझ में आई अच्छे से। नेक्स्ट देखो, मान लो कि एक हेक्सागोनल ले लिया अपन,
क्या ले ले अपन, हेक्सागोन ले ले। इस हेक्सागोन पे अपन चार्ज रखते हैं इस पे Q Q Q Q Q और Q, और बीच में रखते सेंटर पे प्लस Q। पूछे नेट फोर्स ऑन कैपिटल Q, तो नेट फोर्स ऑन कैपिटल Q अगर देखा जाए तो वो होगा 0। क्यों सर? क्योंकि ध्यान से देखो, ये तुम्हारा जो भी होगा नेचर, स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू सारे सेम टाइप के हैं, तो अगर ये माइनस हुए तो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, नेट अट्रैक्शन बोलो 0। ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, 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 तो नेट फोर्स ऑन दिस प्लस Q विल बी 0। तो कोई भी सिमेट्रिक पॉलीगॉन हो, क्या हो बेटा, सिमेट्रिक पॉलीगॉन, और उसके कॉर्नर्स पे सेम टाइप ऑफ चार्ज रखते हैं, तो अंदर पे सेंटर पे रखे हुए चार्ज पे नेट फोर्स हमेशा क्या होता है, 0 होता है। जैसे एक बढ़िया सवाल, मान लो बढ़िया क्या, आसान सवाल पहले कराऊंगा, Q Q Q, बताओ इस Q पे फोर्स 0 होगा सर, 0 होगा सर, F नेट 0 होगा। अब यहाँ पे पेंटागन ले लेता हूँ, मान लो मैं ये पेंटागन ले लेता हूँ, है ना, और यहाँ पे चार्ज रख देता हूँ प्लस Q प्लस Q प्लस Q प्लस Q, और इस पे चार्ज नहीं रखता, और यहाँ पे चार्ज रखता हूँ एक स्मॉल q, और ये डिस्टेंस दे देता हूँ मैं L। अब इसमें नेट फोर्स बताओ क्या होगा। अब साहब नेट फोर्स निकालना बड़ा मुश्किल है, कैसे? तो देखो ये प्लस Q प्लस Q प्लस Q प्लस Q, इनके बीच का डिस्टेंस भी नहीं पता, और यहाँ से यहाँ तक लेंथ L है, इसका लेंथ क्या होगा हमें नहीं पता, क्या पता L हो नहीं हो, और फिर इसका अगर ये रिपल्सिव फोर्स है तो इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, निकाल ही नहीं सकते। तो अपन इस सवाल को सॉल्व करने के लिए इस पे एफ नेट यूज़ करना है, इस कैलकुलेट करना है, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए अपन यूज़ करेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम मतलब ये वो वाला सुपरपोजिशन थ्योरम नहीं, ये दूसरा सुपरपोजिशन थ्योरम। ये कहता है कि अगर एक पॉइंट पे प्लस Q और माइनस Q चार्ज मान लो तो उसमें नेट चार्ज क्या होगा, 0। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, तो मैं ऐसा फोटो बनाऊंगा, ऐसा फोटो बनाऊंगा, ये प्लस Q था, ये प्लस Q था, ये प्लस Q था, ये प्लस Q था, और यहाँ पे Q था, तो ये डिस्टेंस L था, यही था। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे प्लस Q और उतना ही माइनस Q मान लेता हूँ, उससे क्या होगा सर, नेट चार्ज तो अभी भी नहीं आया, और ये प्लस Q प्लस Q प्लस Q प्लस Q प्लस Q मिलकर सिमेट्रिक पॉलीगॉन बनाएगा, सिमेट्रिक पॉलीगॉन बनाएगा। तो इन सब के पांचों की वजह से नेट फोर्स इस पे 0 हो जाएगा, ये 4 ही थे तो नेट फोर्स 0 नहीं होगा, लेकिन अब 1 2 3 4 पांचों की वजह से नेट फोर्स 0 हो जाएगा, और ये Q और माइनस Q के बीच में ये नेट फोर्स इस तरफ आएगा, और उस फोर्स की वैल्यू आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं, K स्मॉल Q कैपिटल Q डिस्टेंस बिटवीन देम L, L का होल स्क्वायर, ये आंसर है। तो सर ये आंसर तो इस माइनस Q का है, हाँ, जो इसके बराबर होगा। अब इन चारों की वजह से जो नेट फोर्स आएगा इसके बराबर होगा। भैया ये तो नहीं आया समझ, तो ये समझो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये। कैसे समझोगे, ध्यान से सुनो, प्लस Q प्लस Q प्लस Q प्लस Q है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, नेट चार्ज 0 है, मतलब वहाँ पे एक पॉजिटिव और निगेटिव मान लो तो भी नेट चार्ज 0 ही रहेगा। अच्छा सोचो, अभी ये इन चारों को छोड़ दो, इसी के बारे में बात करो, ये क्या करेगा, रिपेल F से, और माइनस Q क्या करेगा, अट्रैक्ट F से। तो इन दोनों के होने की वजह से जो नेट फोर्स आएगा, इन दोनों के नहीं होने की वजह से भी वही आएगा, मतलब ये दोनों यहाँ पे हो या ना हो एक ही बात है। तो इसको कहते हैं सुपर इम्पोजिशन थ्योरम। यहाँ पे ये नहीं था, यहाँ पे मैंने रख दिया, लेकिन इक्वल अमाउंट और अपोजिट नेचर का चार्ज रखा, तो इसके वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके होने नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैंने क्या किया, प्लस Q प्लस Q प्लस Q प्लस Q एक सिमेट्रिक पॉलीगॉन बन गया, तो नेट फोर्स 0 और माइनस Q की वजह से यहाँ पे नेट फोर्स निकाल दिया, वही आंसर आ गया। जब आपको बहुत अच्छे से समझ आया, स्क्रीन पॉज करके इसको लिखे। नेक्स्ट देखिए बेटा, इस पर एक बढ़िया सवाल और पूछते हैं। बढ़िया सवाल क्या पूछते हैं, यहाँ से देखिएगा। इसमें सवाल ऐसा पूछते हैं कि मान लो कि स्क्वायर बनाया अपन ने, प्लस Q प्लस Q प्लस Q प्लस Q। अब इस Q पे फोर्स बताओ, तो मैं पता है 0, लेकिन मैं सवाल ये पूछ ही नहीं रहा हूँ, फाइंड वैल्यू ऑफ Q सो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अब बच्चे के तोते उड़ जाते हैं, सर क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो सर, कुछ समझ नहीं आ रहा सर, क्या कह दिया आपने, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स 0। अब देखना ध्यान से, ये प्लस Q प्लस Q प्लस Q प्लस Q एक सेंटर पे रख दिया हमने, एक छोटा सा Q। तो जब ये नहीं था, तो ये इसको किसी भी एक चार्ज को उठा लो, सब सेमी कंडीशन में, जितना नेट फोर्स इस पे लग रहा होगा इन तीनों की वजह से, इस पे नेट फोर्स इन तीनों की वजह से उतना ही लग रहा होगा। तो कोई भी एक चार्ज उठा लो, इसको उठा लो, इसकी वजह से नेट फोर्स बोलो इधर, इसकी वजह से नेट फोर्स बोलो इधर, इसकी वजह से नेट फोर्स बोलो इधर,
और ये डैश होगा, इन दोनों तीनों को जोड़ दो, तुम जानते हो कि इस क्यू पे जो नेट फोर्स लगेगा वो लगेगा के क्यू स्क्वायर बटा एल स्क्वायर √2 + 1/2। अभी अभी सॉल्व किया है, ठीक है सर। अब मैं कह रहा हूँ कि एक छोटा सा चार्ज सेंटर पे रख देता हूँ। अब सेंटर पे छोटा सा चार्ज रख दिया और मैंने आपसे पूछा कि फाइंड वैल्यू ऑफ दिस क्यू सो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम का मतलब होता है सिस्टम में होने वाले सारे चार्ज की वैल्यू, सॉरी, सिस्टम में होने वाले सारे चार्ज पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। जब मैंने इसको सेंटर पे रखा तो इसके वजह से नेट फोर्स इस पे 0 ही आएगा, क्योंकि अगर मान लो ये माइनस क्यू है तो ये क्या करेगा, ट्रैक, ये क्या करेगा, ट्रैक, ये क्या करेगा, ट्रैक, ये क्या करेगा, ट्रैक, इसका अट्रैक्शन इससे, ये इससे खा जाएगा, इसका ये खा जाएगा। लेकिन ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा सर, वो क्यों देखना, क्योंकि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो सिर्फ क्यू के इक्विलिब्रियम में होने से काम नहीं चलेगा, इसको भी रेस्ट में होना पड़ेगा। तो इस पे जो ये फोर्स लगाएगा एफ डबल डैश बोल दो, वो उतना ही होना चाहिए जितना इन तीनों का जोड़ के आया है। तो उसी के बराबर रख दो इधर फोर्स, वो क्या होगा, तो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटा, ये पूरा एल है तो ये √2l होगा, तो ये एल √2l, तो √2l/2, तो l/√2, तो l/√2 का होल स्क्वायर, मतलब l √2 का होल स्क्वायर ऊपर में चला जाएगा 2, ये वैल्यू आएगा। तो के क्यू से यहाँ पे के क्यू कटेगा तो एक क्यू बचेगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कटेगा, तो ये क्यू बराबर आ जाएगा तुम्हारा, ये क्यू बराबर आ जाएगा तुम्हारा इधर कैपिटल क्यू, एलसीएम लोगे तो नीचे 2 और इधर 2√2, तो ये बनेगा 2√2 + 1/4, ये 2 जाएगा नीचे +4 और ये माइनस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो ये प्लस 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 और ये प्लस, ये तीनों मिलकर इसको रिपेल कर रहा था और ये अकेला इसको अट्रैक्ट करेगा तो माइनस होना चाहिए, ये तुम्हारा आंसर आएगा। सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, इसका क्या मतलब है कि सिस्टम में होने वाले सारे चार्ज पे फोर्स 0 होना चाहिए। तो बीच में रखने की वजह से सिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो इस पे तो फोर्स 0 ही होगा, लेकिन इन सब पे फोर्स 0 होना चाहिए। तो पहले क्या किया कि इन तीनों की वजह से जो इस पे फोर्स लग रहा था लिखा, और उसके बाद ये कितना फोर्स लगा रहा था अपोजिट डायरेक्शन में वो लिख के हमने बराबर कर दिया। क्या आपको समझ आया ये कहानी? स्क्रीन पॉज करके अच्छे से लिखिए।